राष्ट्र का दृश्य निरूपण। प्यारे बच्चों, राष्ट्र एक अमूर्त अवधारणा है और आम लोगों को इसकी संकल्पना आसानी से नहीं समझाई जा सकती। एक पुस्तक दिखाई पड़ती है, इसलिए एक आम आदमी भी आसानी से समझ सकता है कि पुस्तक क्या होती है। लेकिन एक राष्ट्र तो आंखों से दिखाई नहीं देता, तो फिर आम व्यक्तियों को कैसे समझाया जाए कि राष्ट्र क्या है? इस समस्या का समाधान करने के लिए 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने एक तरीका सोचा। उन्होंने राष्ट्र का मानवीकरण कर दिया और एक महिला आकृति के रूप में उसका चित्र बनाया जाने लगा। यह महिला कोई वास्तविक महिला नहीं थी, अपितु राष्ट्र की अमूर्त अवधारणा को मूर्त रूप में प्रदर्शित करने के लिए एक काल्पनिक महिला को ही राष्ट्र के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया था। अर्थात वह काल्पनिक महिला राष्ट्र का एक रूपक यानी कि एलेगरी बन गई थी। बच्चों, आपको याद होगा कि फ्रांस की क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, न्याय आदि की अवधारणा को भी प्रतीकों के रूप में ही व्यक्त किया जाने लगा था। आप अपनी पुस्तक का चित्र 16 देखें। इसमें फ्रांस के गणतंत्र के प्रतीक के रूप में मारियान को दिखाया गया है। मारियान एक लोकप्रिय ईसाई नाम है। मारियान को लाल टोपी, एक तिरंगे और एक कलगी के साथ दिखाया गया है। मारियान की प्रतिमाएं चौराहों पर लगाई गईं। सिक्कों तथा डाक टिकटों पर भी उसके चित्र छापे गए। यह सब इसलिए किया गया जिससे जनता इस एकता के प्रतीक को याद रखे और उसमें राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार हो। बच्चों, अब आप चित्र 17 देखो। यह जर्मेनिया का चित्र है, जो जर्मन राष्ट्र का प्रतीक है। जर्मेनिया को ओक के पत्तों का ताज पहने दिखाया गया है, क्योंकि ओक के पत्ते नायकत्व और वीरता के प्रतीक हैं। चित्र 18 में जूलियस हबनर का प्रसिद्ध चित्र द फॉलन जर्मेनिया दिखाया गया है। 1848 में जब फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ ने फ्रैंकफर्ट संसद का प्रस्ताव ठुकराकर जर्मनी का राजा बनने से इनकार कर दिया था, तो संपूर्ण जर्मनी निराश हुआ था। यह उसी निराशा को प्रकट करने वाला चित्र है। अब जरा चित्र 19 को देखो। यह चित्रकार लॉरेंज क्लासेन का प्रसिद्ध चित्र जर्मेनिया गार्डिंग द राइन है। इसमें जर्मन राष्ट्र की प्रतीक जर्मेनिया हाथ में तलवार लेकर राइन नदी पर पहरा देते हुए जर्मन राष्ट्र की रक्षा करते हुए दिखाई गई है। जर्मेनिया की तलवार पर लिखा है, जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। इसी प्रकार ब्रिटेन की रूपक ब्रिटानिया तथा इटली की रूपक ला इटालिया थी। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि राष्ट्रवाद के विकास के साथ राष्ट्र को रूपक के रूप में दिखाने का चलन शुरू हुआ, जिसने राष्ट्रवादी भावनाओं को और अधिक गहरा बनाया। अब बच्चों, हम अगले विषय पर आते हैं और वह है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। प्यारे बच्चों, अब हम आपकी इतिहास की पुस्तक के पहले पाठ के अंतिम खंड पर आते हैं और अब हम राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के संबंध पर चर्चा करेंगे। 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश तक आते आते राष्ट्रवाद अब 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध वाली आदर्शवादी उदार लोकतांत्रिक भावना न रहकर एक संकीर्ण विचारधारा बन चुकी थी, जिसके सीमित साध्य या लक्ष्य थे। हम देखते हैं कि इस अवधि में विभिन्न राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अधिक और अधिक असहिष्णु होते जा रहे थे और कभी भी परस्पर युद्ध के लिए तैयार रहने लगे थे। बच्चों, इस समय हमें यूरोप में एक और प्रवृत्ति दिखाई देती है। बड़ी यूरोपीय शक्तियां अपने साम्राज्यवादी हितों को विस्तारित करने के लिए अपने प्रजाजनों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं से खेलने लगीं। राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों की भावनाओं को भड़काकर दूसरे देशों पर कब्जा करने और एक देश के लोगों के एक वर्ग की भिन्न राष्ट्रीयता का हवाला देकर उन्हें अपने देश से अलग होने के लिए भड़काने के खेल यूरोप के रंगमंच
पर बड़े पैमाने पर खेले जाने लगे। बच्चों, 1871 के बाद से यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर स्रोत बाल्कन क्षेत्र बन गया। यहाँ आपको यह पता होना चाहिए कि बाल्कन देश कौन कौन थे। रोमानिया, बल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मकदूनिया, क्रोशिया, बोस्निया हर्जिगोविना, स्लोवानिया, सर्बिया, मॉन्टेनीग्रो जैसे देश बाल्कन देश कहलाते हैं। बच्चों, इन बाल्कन देशों के निवासियों को स्लाव कहा जाता है। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा भाग ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन क्षेत्र के लोगों ने राष्ट्रीयता के आधार पर अपनी स्वतंत्रता या राजनीतिक अधिकारों का दावा किया और यह सिद्ध करने के लिए कि कभी वह स्वतंत्र थे, उन्होंने इतिहास का प्रयोग किया। बच्चों, बाल्कन शीघ्र ही गहन संघर्ष का क्षेत्र बन गया, क्योंकि वहां विभिन्न स्लाव राष्ट्रीयताएं अपनी पहचान और स्वतंत्रता को परिभाषित करने के लिए परस्पर संघर्ष करने लगी। बच्चों, यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है। बाल्कन क्षेत्र बड़ी यूरोपीय शक्तियों जैसे रूस, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच प्रतिस्पर्धा का भी रंगमंच बन गया था। प्रत्येक बड़ी यूरोपीय शक्ति अधिक से अधिक उपनिवेश हासिल करके अपना साम्राज्य बढ़ाना गौरव की बात मानती थी। आप जरा अपनी पुस्तक के चित्र 20 को देखिए। ब्रिटिश राष्ट्र की प्रतीक ब्रिटानिया अपने उपनिवेशों पर शासन करते हुए किस शान से बैठी है। विश्व पर प्रभुत्व ब्रिटेन के राष्ट्रीय गौरव के आधार के रूप में प्रदर्शित किया गया। इसके फलस्वरूप बाल्कन क्षेत्र में युद्धों की एक श्रृंखला ही प्रारंभ हो गई, जिसकी परिणति प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुई। अतः बच्चों, हम देखते हैं कि जब राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद के साथ जुड़ गया तो इसने 1914 में यूरोप को एक महाविनाश के गर्त में ढकेल दिया। अब बच्चों, जरा एक नज़र हम भारत जैसे यूरोपीय शक्तियों के उपनिवेशों पर भी डाल लें। इन उपनिवेशों में राष्ट्रवाद मूलतः साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलनों के कारण पनपा। यूरोप के राष्ट्रवादी विचारों की पूरी नकल तो कहीं और नहीं की गई। अन्य सभी देशों में उनका अपना स्वयं का एक विशिष्ट प्रकार का राष्ट्रवाद विकसित हुआ, लेकिन इस विचार को स्वाभाविक, प्राकृतिक और सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कर लिया गया कि सभी समाजों का संगठन राष्ट्र राज्य के रूप में ही होना चाहिए।